नमस्कार दोस्तों, टारगेट इंडिया एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं कोशिका के टाइप्स के बारे में। कुछ कोशिका के आज हम लोग टाइप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइप्स है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका, फिर दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका, तीसरा होता है मीजोकैरियोटिक कोशिका। अभी तक आपने सिर्फ दो ही टाइप्स पढ़े होंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। आज मैं तीसरे टाइप्स की भी बात करूंगी जो होता है मीजोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं ऐसी कोशिका जिसमें स्पष्ट केंद्रक का क्या पाया जाएगा, अभाव। ऐसी कोशिका जिसमें स्पष्ट केंद्रक का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है तथा केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रक के चारों ओर क्या नहीं पाई जाएंगी, केंद्रक झिल्ली। मतलब कि इनमें प्रारंभिक केंद्रक बनते हैं और फिर ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए नीली हरी शैवाल, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा। उदाहरण क्या क्या हमने लिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। नीली हरी शैवाल को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा आदि। फिर दूसरे टाइप्स की बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। ऐसी कोशिका जिसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। मतलब जस्ट उसका अपोजिट है कि पहले हमने क्या पढ़ा था कि केंद्रक का अभाव होगा स्पष्ट केंद्रक का तथा केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी। लेकिन इसमें हमने क्या पढ़ा कि केंद्रक जो होगा स्पष्ट रूप से पाया जाएगा तथा केंद्रक के चारों ओर झिल्ली भी पाई जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि बात करें तो जंतु कोशिका भी इसमें आएंगे सभी, और सभी पादप कोशिका, जितने भी एनिमल सेल मिलेंगे और जितने भी प्लांट सेल मिलेंगे सभी इसके अंतर्गत आएंगे। फिर तीसरे टाइप्स की बात करते हैं मीजोकैरियोटिक कोशिका। मीजोकैरियोटिक कोशिका, इसमें यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों के लक्षण मिलेंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए यदि लें तो इसमें जैसे केंद्रक के चारों ओर स्पष्ट केंद्रक झिल्ली होती है, तो ये किसका लक्षण हो गया, केंद्रक के चारों ओर स्पष्ट केंद्रक झिल्ली का पाया जाना यूकैरियोटिक लक्षण है। फिर इसी के अपोजिट बात करें, इसमें हिस्टोन प्रोटीन का भी अभाव होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन का अभाव एक किसका लक्षण हो गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका का। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों के लक्षण मिलते हैं, जिसके कारण हम मीजोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, यानी कि मध्य की कोशिका इसको कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। अंतर, इनमें कैसा डिफरेंस होता है, दोनों में कैसे अलग होती है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं इनमें केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका अनुपस्थित होती है। आप जानते हैं यदि केंद्रक की संरचना का अध्ययन अभी आगे हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे केंद्रक होता है तो केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। जैसे ये मान लीजिए किसी का एक केंद्रक है तो इसके अंदर केंद्रिका मिलेगा। ठीक है, ये क्या पाया जाएगा, केंद्रिका। इसके बाहर ये मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ऐसे पूरे क्या रहती हैं, मेम्ब्रेन रहती है। ये पूरे क्या रहेंगे, मेम्ब्रेन रहेंगे। ठीक है, ये ऐसे, फिर इसके ऐसे चारों ओर ये क्या होती हैं, मेम्ब्रेन होती है। तो ये आगे डिस्कस अपन लोग करेंगे। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका का क्या रहेगा, इसमें अनुपस्थित रहेगा और इसमें केंद्रक व केंद्रिका झिल्ली जो होंगी वो प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, इसमें केंद्रक व केंद्रिका अनुपस्थित और इसमें केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। प्रोकैरियोटिक की यदि बात करें तो इसमें केंद्रक जो होगा, प्रारंभिक केंद्रक पाया जाएगा, लेकिन वास्तविक केंद्रक इसमें नहीं मिलता है। प्रारंभिक केंद्रक कुछ दिन तक मिलेगा, फिर वो बाद में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसमें जो होंगी यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक स्टार्टिंग से मिलता है और वो हमेशा रहता है, हमेशा के लिए इसमें केंद्रक का निर्माण होता है। फिर तीसरा पॉइंट की बात करें, कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरिन से बनी होती है। इसमें जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी रहेगी, ये तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होगी, ये तो पेप्टाइडोग्लाइकान। ठीक है, ये तो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होगी
या कि फिर म्यूकोपेप्टाइड की बनी होगी या म्यूरेन से बनी होती है, जो इनकी कोशिका भित्ति होती है प्रोकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक की बात करें तो कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाएंगी, कुछ में नहीं पाई जाएंगी। जैसे कि पौधे व कवक में, पौधे या कवक की बात करें तो पौधों में सेलुलोज की बनी होगी, पौधों में किसकी बनी होगी? सेलुलोज की, और कवक में काइटिन की बनी होती है। पौधों में सेलुलोज की व कवक में काइटिन की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या हो जाएगा? अभाव होगा। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। कोशिका भित्ति के स्थान पर क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। इनका जो साइज होता है, साइज में प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होंगी? छोटी होंगी। जैसे हम जीवाणु की बात करें तो जीवाणु बहुत सूक्ष्म कोशिका होती है, मतलब छोटी कोशिका होती है। तो इसी प्रकार कई कोशिका ले सकते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है, तो इनका आकार ऑलरेडी ही क्या होगा? छोटा होगा, ये छोटी साइज की होती है। फिर दूसरे यूकैरियोटिक की बात करें तो इनका आकार बड़ा होता है, ये बड़ी कोशिकाएं होंगी। कैसे? जैसे पौधे की कोशिकाएं हो गई, जंतु की कोशिकाएं हो गई, ये सभी क्या होंगी? बड़े आकार की होंगी। फिर अगले टाइप की बात करते हैं। 5वां टाइप है हमारा, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होगा। इसमें जब डीएनए ही नहीं प्रेजेंट है तो हिस्टोन प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन का इसमें क्या होगा? अभाव होगा। हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन कहाँ मिलता है? जहाँ डीएनए कोशिकाएं मिलेंगी, लेकिन इसमें डीएनए तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होगा। और इसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा? उपस्थित होगा। डीएनए यदि मिलता है तो यहाँ क्या मिलेगा? फिर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। डीएनए के साथ ही क्या मिलता है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम जो होंगे, राइबोसोम उपस्थित रहेंगे। क्यों उपस्थित रहते हैं राइबोसोम? क्योंकि झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। याद रखिएगा, कैसे कोशिकांग रहते हैं? ये झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। इनके ऊपर यदि बात करें तो कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप्स की सेल में मिलेंगी। ठीक है, ये यूकैरियोटिक में भी मिलेंगी और प्रोकैरियोटिक में भी मिलेंगी। तो याद रखिएगा कि राइबोसोम कैसा कोशिका है? तो झिल्ली रहित कोशिकांग है, और ये प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने इस प्रकार के पाए जाते हैं? तो 70 इस प्रकार के। और यदि यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में 70S व 80S दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में कैसे मिलेंगे? 70S प्रकार के भी मिलेंगे और 80S प्रकार के भी मिलेंगे, यानी दोनों टाइप्स के पाए जाएंगे। फिर बात करें कि 7वें पॉइंट की, झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग। झिल्ली युक्त कोशिकांग की बात करें, जैसे कि गाल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, केंद्रक झिल्ली हो गया, ये सभी क्या होंगे? अनुपस्थित रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या रहेंगे? सभी अनुपस्थित रहेंगे। तो याद रखिएगा कि झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होते हैं? इसमें अनुपस्थित होते हैं। और इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग की बात करें, जैसे कि केंद्रिका और माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी क्या होंगे? प्रेजेंट रहेंगे। आप खुद ही जानते हैं कि यदि हम एक ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलता है, उसके अंदर केंद्रिका भी मिलता है। ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिका की। ह्यूमन बींग किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में। फिर आगे बात करते हैं 8वें पॉइंट की, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीजोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या मिलते हैं? मीजोसोम्स। और यूकैरियोटिक कोशिका में इस मीजोसोम्स की जगह क्या मिलता है? इसके स्थान पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मीजोसोम्स के स्थान पर क्या पाए जाते हैं? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, ये यूकैरियोटिक में। और यदि प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में मीजोसोम्स पाए जाते हैं। ये किसके स्थान पर पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर। अगले पॉइंट की बात करें, 9वें पॉइंट की। चलिए अब आगे बात करते हैं 9वें पॉइंट की। इनमें जो डीएनए होगा वो डीएनए कैसा रहेगा? नग्न रहेगा। डीएनए कैसा रहेगा? नग्न रहता है। और इनमें जो डीएनए होगा
वो किससे लिपटा हुआ रहेगा? हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है, और इसके चारों तरफ ऐसे ये पूरे चारों तरफ क्या लिपटा रहेगा? डीएनए। ये ऐसे पूरा क्या रहता है? डीएनए लिपटा हुआ रहता है। तो ये कैसे है? हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ रहता है, ठीक है। और ये ऐसे मान लीजिए ये लिपटा हुआ रहेगा, और इसमें जो डीएनए होगा वो नग्न रूप से रहेगा, किसी से लिपटा हुआ नहीं रहेगा। क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम मिलेगा। यदि हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो सिर्फ एक क्रोमोसोम मिलता है, सिंगल रूप में मिलेगा, और इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम पाए जाएंगे। क्रोमोसोम की संख्या कई होगी यदि यूकैरियोटिक की बात करें तो। अब प्रोकैरियोटिक में एक्सोसाइटोसिस व एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया क्या होती है? अब्सेंट होती है। एक्सोसाइटोसिस व एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया क्या होगी? अब्सेंट होगी इसमें, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है कि कोशिका से किसी भी चीज़ का क्या होना? बाहर जाना। एक्सोसाइटोसिस का मतलब है कि कोशिका से किसी भी चीज़ का बाहर जाना एक्सोसाइटोसिस है, और कोशिका से किसी चीज़ का बाहर से अंदर आना एंडोसाइटोसिस कहलाता है, ठीक है। एक्सो का मतलब कोशिका से किसी चीज़ का बाहर जाना एक्सोसाइटोसिस, और एंडो का मतलब कि किसी चीज़ का कोशिका में अंदर आना क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस। तो इसमें क्या रहेगा? एक्सोसाइटोसिस व एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया अब्सेंट रहती है, और इसमें प्रेजेंट रहती है। एक्सोसाइटोसिस व एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया क्या होगी? प्रेजेंट रहेगी। फिर बात करते हैं 12वें पॉइंट की। तो इसमें क्या रहेगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया रहती है इसमें प्रेजेंट रहती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया क्या रहेगी? प्रेजेंट रहती है। जैसे आप एनाबीना को जानते होंगे, नास्टाक को जानते होंगे, इनमें क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया रहती है, ठीक है, होती है। और इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया क्या होगी? अब्सेंट होगी, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। फिर बात करें 13वें पॉइंट की। प्रोटोप्लाज्म की गति जो होती है साइक्लोसिस, इसमें क्या होगी? प्रोटोप्लाज्म की गति या साइक्लोसिस अब्सेंट होगी। इसमें क्या रहेगी? अब्सेंट रहेगी। और इसमें प्रोटोप्लाज्म की गति या साइक्लोसिस इसमें क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। याद रखिएगा कि इसमें प्रोटोप्लाज्म की गति या साइक्लोसिस अब्सेंट रहती है, और इसमें क्या रहेगी कि प्रोटोप्लाज्म की गति या साइक्लोसिस प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं 14वें पॉइंट की। प्रोकैरियोटिक में रिक्तिका अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में रिक्तिका क्या रहेगा? अनुपस्थित रहेगा या एब्सेंट रहेगा, जबकि यूकैरियोटिक में रिक्तिका जो होती है मिलती है। आप यदि पादप सेल की बात करें तो उसमें रिक्तिका पाया जाता है, ठीक है। तो पादप सेल किस में आता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में आप जानते हैं जंतु एवं पादप दोनों आते हैं, तो इसमें क्या रहेगा? रिक्तिका प्रेजेंट रहेगा। फ्लैजिला, फ्लैजिला को हम हिंदी में कसाब भी बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लैजिला बोलते हैं। तो फ्लैजिला या कसाब जो होगा सिंगल फाइब्रिल में रहता है। कैसा रहता है? सिंगल फाइब्रिल में रहता है। इसमें कई व्यवस्थाएं मिलती हैं, जैसे 9+2 व्यवस्था और कई सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो इसमें कैसा रहेगा? फ्लैजिला जो होगा वो सिंगल फाइब्रिल रहेगा, और इसमें जो फ्लैजिला का जो व्यवस्था है वो 9+2 व्यवस्था पाई जाएगी, ठीक है। कौन सी व्यवस्था पाई जाएगी? 9+2। कौन सी कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका में। फिर बात करते हैं 16वें पॉइंट की। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के हम कुछ उदाहरण बताते हैं। तो कुछ उदाहरण कौन कौन आएंगे? जैसे जीवाणु, नीली हरी शैवाल। नीली हरी शैवाल को ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया दोनों के नाम से ही जानते हैं। और एक ऐसी कोशिका है, जीवाणु है। माइकोप्लाज्मा, ठीक है। 3 इसके उदाहरण हैं। फिर बात करते हैं यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में सभी जंतु आएंगे, सभी जितने भी पादप हैं वो सब किस में आएंगे? यूकैरियोटिक कोशिका में आएंगे, ठीक है। चलिए गाइस,
यदि हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक